हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जो लिए गए हैं क्लास 10th की इंग्लिश बुक फ्लाइट से। इसके कुछ चैप्टर्स हैं स्टार्टिंग के और जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते हैं इन क्वेश्चंस की। जो चैप्टर्स हैं उसमें है पैट्रियटिज्म, great moment for all those children, how the little kite learned to fly, the never never nest and the girl who asked why। ये चैप्टर है जिनके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इज पैट्रियटिज्म यानी देशभक्ति और राइटर है इसके रामेंद्र कुमार, जिसमें अजीत और नैना को के साथ नाना जी जो हैं वो पैट्रियटिज्म का पाठ पढ़ाते हैं उनको, जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से नाना जी अजीत और नैना को, जो उनके ग्रैंड सन्स थे एंड ग्रैंड डॉटर थी, उनको किस तरह से देशभक्ति के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में उनको बताते हैं। और हमको एक मैसेज दिया जाता है कि व्हाट इज पैट्रियटिज्म, कि देशभक्ति क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कि देशभक्ति क्या है, इसका आंसर है कि पैट्रियटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री बट ऑल्सो टू शो लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज। कि जो देशभक्ति होती है, जो पैट्रियटिज्म होती है, उसका मतलब न केवल अपने देश के लिए सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलिदान देना, प्राणों को न्यौछावर कर देना देश के लिए, देश की सीमा पर शहीद हो जाना। तो हम जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होता है, जो देश के लिए गोली खाता है सीमाओं पर, उसको हम देशभक्त मानते हैं। तो लेकिन इस चैप्टर के अनुसार वो तो देशभक्ति है ही, लेकिन छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से भी, स्मॉल वेज माने छोटे छोटे तरीके से भी हम देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। जैसे कि बाय लविंग इट्स कल्चर एंड पीपल, अपने देशवासियों से प्यार करके, अपनी संस्कृति, कल्चर माने संस्कृति से प्रेम करके। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा देश है वो विभिन्नता का देश है, जहाँ पर कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति वाले लोग रहते हैं। तो हमको उन सभी से प्रेम, अगर हम उन सभी से प्रेम करते हैं और इसके आधार पे भेदभाव नहीं करते हैं, तो हम देशभक्त हैं। और अगर हमारा जब नेशनल एंथम बजाया जाता है और हम स्टैंडिंग अप, हम खड़े हो जाते हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उसको सम्मान देने के लिए, जो कि जब हम खड़े होते हैं तो उसका मतलब हम अपने राष्ट्रीय गान का सम्मान करते हैं, इसका मतलब हम अपने देश से प्रेम करते हैं। तो ये छोटे छोटे कार्यों के द्वारा भी हम देशभक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज पैट्रियटिज्म मीन्स नॉट ओनली टू सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री बट ऑल्सो टू शो लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वेज बाय लविंग इट्स कल्चर एंड पीपल and standing up for our national anthem as a mark of respect। तो ये आंसर को आप याद करिए और इस मैसेज को याद रखिए, प्लीज स्टैंड अप एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर नेशनल एंथम। जब भी आप अपना नेशनल एंथम कहीं पे सुने तो तुरंत खड़े हो जाइए अपने देश के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डिड विलेजर्स एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडेड बाय आकाश। चैप्टर में हमने देखा कि जो डॉक्टर आकाश है वो गांव में जाकर के जो बीमार लोग हैं उनकी सेवा करते हैं और सेवा करते करते ही वो भी उस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी मृत्यु होने के बाद जो ग्रामवासी हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने डॉक्टर आकाश के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है अपना आभार व्यक्त किया। तो आपको बताना है कैसे, हाउ मीन्स कैसे, what was the manner, in which manner they expressed their gratitude towards Dr. आकाश। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। टू पे होमेज टू आकाश, होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि, और आकाश को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों ने क्या किया, द विलेजर्स कलेक्टेड डोनेशंस फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। गांव वाले चाहते थे कि गांव में एक हॉस्पिटल बने इन द नेम ऑफ आकाश, आकाश के नाम का एक हॉस्पिटल, एक अस्पताल वो बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डोनेशंस इकट्ठा करनी शुरू कर दी। खूब सारा जब डोनेशन इकट्ठा हुआ तो गांव में उन्होंने अस्पताल बनाया और उसका नाम रखा आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल उसकी याद में। और दे ऑल्सो इन्वाइटेड हिज पेरेंट्स एंड हिज फादर इनॉग्रेटेड द हॉस्पिटल, और उसके पेरेंट्स को भी, उसके माँ बाप को भी उन्होंने इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के समारोह में बुलाया, और जिसमें कि आकाश के जो फादर थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस प्रकार से आकाश की याद में एक हॉस्पिटल बना करके गांव वालों ने आकाश के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई पोयम से कि छोटी पतंग ने व्हाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड, लिटिल काइट का पेपर क्यों स्टर किया, क्यों लहराया, क्यों घूमा गोल गोल। द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड ड्यू टू, स्टर्ड का मतलब है मूवमेंट करना, मूवमेंट किया, हिला वो थोड़ा सा, क्यों हिला, ड्यू टू अ मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड न्यू फाउंड करेज आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय द बिग काइट्स फ्लाइट। जब लिटिल काइट ने देखा कि जो बड़ी पतंग है वो आकाश में उड़ रही है, उड़ने के लिए चली गई है, तो उसको उड़ता हुआ देख करके जो छोटी पतंग थी वो इंस्पायर्ड हो गई, प्रेरित हो गई, इट बिकेम मोटिवेटेड है, इट गॉट सम करेज, उसको कुछ करेज आया, साहस आया, और उसके कारण नया नया साहस था, इंस्पायर भी थी, तो उसको एक्साइटमेंट भी हो गया, बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई, उत्साह हुआ उसको कि मैं भी, मुझे भी आकाश में उड़ना चाहिए। तो इस कारण उसका जो पेपर था वो स्टर किया। The little kite's paper stirred due to a mix of excitement and a new-found courage after being inspired by the kite's flight. And the sight of the tranquil sky, और किससे प्रभावित हुई वो? Sight of the tranquil का मतलब होता है पीसफुल, पीसफुल माने शांत। अब जो स्काई था वो कैसा था? ट्रैंक्विल था। आपने देखा होगा आकाश में बहुत ऊंचाई पर बहुत शांति रहती है, किसी प्रकार का शोरगुल वहां पर नहीं था। तो आकाश की शांति को देख करके और लिटिल काइट, बिग काइट की उड़ान को देख करके जो छोटी पतंग थी वो इंस्पायर हुई, एक्साइटेड हुई, एंड शी गॉट अ करेज, उसने साहस प्राप्त किया, एंड देन ही स्टार्टेड फ्लाइंग, देन ही tried to fly and that's why its paper stirred, तब उसका पेपर हिला। इंस्पायर हुई, कोशिश करने के लिए वो प्रेरित हुई उसके कारण, एंड बी ब्रेव, और वो बहादुर बनी ऐसा करने के लिए। जो उसका डर था, उसका जो फियर था कि मैं उड़ूंगी तो मैं गिर जाऊंगी, तो उसने अपने फियर को क्या किया? ओवरकम किया, और बहादुर बन करके, एंड देन इट गैदर्ड द करेज टू फ्लाई, और उड़ने का साहस प्राप्त किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उसका पेपर के मूवमेंट करने का, हिलने का ये सब कारण था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया एंड मैसेज ऑफ द पोएम द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। LEAR है, दिस इज द आर, स्पेलिंग मिस्टेक इज हियर। तो लर्न का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि लिटिल काइट जो थी, सॉरी, जो ये पोयम है हाउ डिड द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, इसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो केंद्रीय विचार है, यानी ये जो मैसेज है, जो राइटर, जो पोएट हमको इस पोयम के थ्रू कहना चाहता है एक्चुअल में, वो क्या है, मेन थीम क्या है। सेंट्रल आइडिया मतलब मेन थीम, व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोयम, क्या मैसेज दिया है पोएट ने हमको। आइए इसका आंसर देखते हैं। द मैसेज ऑफ द पोयम इज टू ओवरकमिंग फियर बाय टेकिंग रिस्क। मैसेज ये है कि हमको रिस्क लेना पड़ेगा अपने डर को भगाने के लिए, अपने डर को जीतने के लिए वी हैव टू टेक रिस्क, वी शुड टेक रिस्क टू ओवरकम आवर फियर ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का अगर आपको डर है, जब तक आप उसको डर को भगाने के लिए रिस्क नहीं लोगे, तब तक वो डर जो है आपके अंदर बना ही रहेगा। विद डिटर्मिनेशन एंड करेज, अब इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। ओवरकमिंग फियर, टेकिंग रिस्क, डिटर्मिनेशन माने होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, करेज मीन्स होता है साहस, और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और साहस के साथ वी कैन डू एवरीथिंग इफ वी आर डिटरमिन्ड, इफ वी हैव अ ग्रेट विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, इफ वी हैव इनफ करेज, सो देन वी कैन डू एवरीथिंग, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मैसेज है कि हमको रिस्क लेना चाहिए, हमको डर में जीत हासिल करनी है, डर को हराना है अपने, जिसको हम हरा सकते हैं अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से, अपनी साहस से, और जब हम उसको हरा देंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज द मैसेज ऑफ द पोयम। द पोयम emphasizes the importance of taking risk, perseverance and making an effort as the little kite only learned to fly by trying। और जो ये पोयम है वो emphasize करती है taking risk, perseverance and making an effort as the little kite only learned to fly by trying। तो परसिवियरेंस का क्या महत्व? परसिवियरेंस माने था कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअली व्हेन वी डू हार्ड वर्क, जब हम लगातार मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं है किसी भी काम को, तो उसे कहते हैं परसिवियरेंस। तो इसका क्या महत्व होता है उसको बताता है। हमको अपना कोशिश करते रहना चाहिए,
और तभी हम जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं. इफ वी कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग अगेन एंड अगेन, ओनली देन वी कैन गेट द सक्सेस, ओनली देन वी कैन बी सक्सेसफुल. तभी हम सफल हो सकते हैं. सो दिस इज द मैसेज ऑफ द पोएम. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक. एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक एक सप्ताह मनाया जाता है जिसमें कि बाल गुलामी या बाल दास्ता समाप्ति सप्ताह, इसका अंत किया जाए, इसको समाप्त किया जाए. तो इसका क्या मतलब क्या है ये सप्ताह? एंड चाइल्ड स्लेवरी वीक इज एन एनुअल इवेंट. ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, वर्ष में एक बार होता है, और विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर फ्रॉम 19 टू 25 नवंबर. ये हर साल मनाया जाता है 19 से लेकर के 25 नवंबर तक. क्यों मनाया जाता है? वाई इज इट ऑर्गेनाइज्ड, ये क्यों आयोजित किया जाता है? टू हाईलाइट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड स्लेवरी, कि जो चाइल्ड स्लेवरी है हमारे समाज में, जो बाल गुलामी है, बाल दास्ता है, स्लेवरी माने होता है गुलामी, इसके जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग पहलू हैं, उसको हाईलाइट करना, उस पर प्रकाश डालना, उसको बताना कि किस किन रूपों में, किन किन एस्पेक्ट्स में बाल गुलामी की जाती है. जैसे कुछ लोग हाथ पैर तोड़ के भीख मंगवाते हैं, कुछ होटल्स में, घरों में छोटे छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, कुछ जैसे बेंगल इंडस्ट्री में कराते हैं, कुछ बच्चे रैक पिकर होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं उनसे स्मगलिंग कराई जाती है. एक इंडिविजुअल के नाते हमारी भी भूमिका है कि हम अपने आसपास होने वाले चाइल्ड स्लेवरी का को रोकें, उसको पुलिस को इन्फॉर्म करें अगर हम कुछ भी ऐसा गलत नोटिस करते हैं. रिपोर्ट वायलेशंस एंड स्टैंडिंग अप फॉर द राइट्स. रिपोर्ट वायलेशन माने इन नियमों का कोई उल्लंघन अगर किया जाता है, वायलेशन होता है, उल्लंघन होता है, कि बच्चों के जो अधिकार होते हैं उनको नहीं मिला जाता, तो हमको रिपोर्ट करनी चाहिए. स्टैंडिंग अप फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एवरीवेयर, हर जगह बच्चों के क्या क्या अधिकार होते हैं उसके लिए खड़े होना चाहिए. तो ये सब चाइल्ड स्लेवरी वीक के बारे में आपको लिखना है कि ये एनुअल इवेंट है, वर्ष में एक बार मनाया जाता है, 19 से लेकर 25 नवंबर के बीच में मनाया जाता है. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड स्लेवरी को एम्फेसाइज किया जाता है और लोगों को जागरूक करने के लिए ये किया जाता है. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हमने यहाँ पे चित्र है, ये है कैलाश सत्यार्थी जिन्होंने चाइल्ड स्लेवरी के लिए लड़ाई करी थी इन्होंने. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कंग्रेचुलेटेड. जब एडम स्मिथ ने स्टॉकहोम से उनको, एडम स्मिथ जो मीडिया के जो साइंटिफिक ऑफिसर थे, उन्होंने जब कैलाश सत्यार्थी को फोन किया था तो उन्होंने कैलाश सत्यार्थी को बधाई दी थी कि उनको नोबेल प्राइज मिला है. उसके लिए उन्होंने कंग्रेचुलेट किया था. तो जब उनको बधाई मिली कैलाश सत्यार्थी को, तब उन्होंने क्या कहा? व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कंग्रेचुलेटेड. आइए इसका आंसर देखते हैं. ऑन बीइंग कंग्रेचुलेटेड फॉर द 2014 नोबेल पीस प्राइज, कैलाश सत्यार्थी थैंक्ड एंड फेल्ट ऑनर्ड. सबसे पहले उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और बहुत अपने आप को सम्मानित महसूस किया. फेल्ट माने महसूस किया, ऑनर्ड मीन सम्मानित. ही एक्सप्रेस दैट इट वॉज अ, क्या कहा उन्होंने? व्हाट डिड ही से? उन्होंने कहा कि इट वॉज अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन हु हैव बीन डिप्राइव्ड ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड फंडामेंटल राइट्स. कि ये वो क्षण है उन सभी बच्चों के लिए, ये एक बहुत ही महान क्षण है जो कि अपने बचपन से डिप्राइव थे, वंचित थे, और अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित थे, जिनको कि अपने बचपन का कोई लाभ नहीं मिला, अपने अधिकारों का उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया. तो ये क्षण उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महानता का क्षण है. यानी वी ऑल आर वेरी हैप्पी, वी फील वेरी प्राउड टू हैव दिस अवार्ड विद अस. इट वुड गिव अ ग्लोबल वॉइस टू देयर स्ट्रगल. अब जो हमको अवार्ड मिल गया है, तो अवार्ड से क्या होगा? हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उसको एक ग्लोबल वॉइस मिलेगी. ग्लोबल का मतलब होता है वैश्विक, पूरे विश्व के स्तर पर ये आवाज बन के उभरेगा कि वो कैसे स्ट्रगल करें उन्होंने इन बच्चों के लिए. एंड ड्रॉ अटेंशन टू द इश्यू ऑफ द चाइल्ड स्लेवरी. और पूरे विश्व के लोगों का ध्यान ये बाल गुलामी जो प्रथा है, या बाल मजदूरी, बाल श्रम जो प्रथा है, उसकी ओर सबका ध्यान, इस मुद्दे पर सबकी ओर, सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा.
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड जैक से दैट इट वाज बेटर टू बी मिस्टर ओनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट। जो नेवर नेवर नेक्स्ट चैप्टर है, द नेवर नेवर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि दो एक कपल है, एक जैक है जो हस्बैंड है और उसकी वाइफ है जिल। तो ये जो कपल है ये अपना घर खरीदते हैं इंस्टॉलमेंट में और वो कहते हैं कि जैक कहता है कि मिस्टर ओनर बनना ज़्यादा अच्छा है बजाय कि मिस्टर टेनेंट। टेनेंट माने होता है किराएदार, ओनर माने होता है मालिक। जब हम मालिक बन सकते हैं तो हम किराएदार क्यों बने। तो ये क्या हुआ था, इसमें उन्होंने घर खरीद लिया था किश्तों में, इसलिए उसके सपोर्ट में उन्होंने ये कहा था। आइए इसका आंसर देख लेते हैं क्यों कहा था। आइए इसका आंसर थोड़ा सा एक्सचेंज हो गया है। इसका आंसर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैक सेड दिस दैट इट वाज बेटर टू बी मिस्टर ओनर देन टू बी मिस्टर टेनेंट बिकॉज ही न्यू that it was very uneconomic to go on paying rent year after year। उसने ये सब इसलिए क्यों कहा, क्योंकि कि किराएदार बने रहने से अच्छा तो मकान मालिक बनना है। ऐसा इसने कहा क्योंकि हर साल किराया देना, किराया देते रहना, साल दर साल किराया देते रहना बहुत ही ज़्यादा अनइकोनॉमिक है, यानी कि आर्थिक रूप से सही नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चे का सौदा है ये। इसका एक आंसर ये भी है, जैक एंड जिल फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। जैक एंड जिल डिड नॉट पे रेंट बिकॉज व्हाई डिड जैक एंड जिल नॉट पे रेंट। ये क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड जैक एंड जिल नॉट पे रेंट। जैक एंड जिल किराया क्यों नहीं देते थे, बिकॉज दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट, क्योंकि उन्होंने इंस्टॉलमेंट में मकान खरीद लिया था, किश्तों पर उन्होंने अपना मकान लिया था। तो जब मकान उनका हो गया था तो उनको किराया देने की जरूरत नहीं थी, किराए के बदले वो क्या देते थे, किश्त देते थे। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the academy send the girl to the conference? जो अकेडमी थी, जो स्कूल था इंस्टीट्यूशन, उसने लड़की को कॉन्फ्रेंस यानी सम्मेलन में क्यों भेजा। कॉन्फ्रेंस माने सम्मेलन, जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। गर्ल हु आस्क्ड, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द गर्ल हु आस्क्ड व्हाई से लिया गया है। तो उसका आंसर है, द अकेडमी सेंट द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस because she was the brightest and the most intelligent student of the academy। क्योंकि वो अकेडमी की सबसे होनहार छात्रा थी, सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा विद्वान, सबसे ज्यादा होनहार जो स्टूडेंट था, छात्र थी, वो कौन थी, गर्ल। तो इसीलिए उसको उन्होंने वहां भेजा था। तो यहाँ पे आपको सेंड की जगह, यहाँ पे सेंड क्वेश्चन में है, आंसर में इसको डी की जगह आप टी करेंगे, सेकंड फॉर्म हो जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। द अकेडमी सेंट द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस बिकॉज शी वॉज द ब्राइटेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द अकेडमी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द पिक्चर फ्रॉम द चैप्टर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why did the king invite scholars and philosophers from all over the world। जो राजा था, इस चैप्टर में हमने देखा कि राजा जो था उसने सारे विश्व में से, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में से कुछ स्कॉलर्स को बुलाया था। स्कॉलर्स का मतलब होता है विद्वान, लर्नेड पीपल जो होते हैं, और फिलोसफर्स माने होता है दार्शनिक, लाइफ के बारे में, पीपल हु टॉक अबाउट लाइफ, जो जीवन के बारे में बात करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फिलोसफर्स। तो आइए देखते हैं ये, द किंग इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स इनटू अ बुक। क्योंकि वो पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको एक ही बुक में, इनटू अ बुक, एक ही पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान एक ही बुक में कंपाइल माने होता है गैदर करना, इकट्ठा करना चाहता था, उसको जोड़ करके एक बुक में सब ज्ञान को, नॉलेज को वो भरना चाहता था। इसलिए पूरे विश्व से उसने विद्वानों को बुलाया था। तो आंसर वुड बी, द किंग इनवाइटेड स्कॉलर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये लाइन जो है ये क्वेश्चन की लाइन है, आपको बस इतना ही याद करना है। बिकॉज ही वॉन्टेड टू कंपाइल, कंपाइल को याद करेंगे, ही वॉन्टेड टू कंपाइल, क्या कंपाइल करना चाहते थे वो, ऑल द नॉलेज, पूरा ज्ञान, किसका ज्ञान, ऑफ द यूनिवर्स, कहाँ, इनटू अ बुक। सो ही इनवाइटेड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहीं पर ये आज क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। और कुछ हमने वर्ड मीनिंग यहाँ पे लिए हैं, जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं। हेफ्टी, ये पहला, हेफ्टी का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा, बहुत ज़्यादा जो मात्रा होती है, पैसा होता है, उसे कहते हैं हेफ्टी मनी।
एडमेंट का मतलब होता है नॉट विलिंग टू चेंज वंस माइंड, जो जिद्दी होता है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ होता है व्यक्ति, उसको कहते हैं एडमेंट। दिस इज एन एडजेक्टिव, हेफ्टी इज आल्सो एन एडजेक्टिव। ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, शांतिपूर्ण, काम एंड पीसफुल को बोलते हैं ट्रैंक्विल। जो स्काई के लिए आया था, लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई में आया था ये वाला वर्ड। स्टीडीली का मतलब होता है लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे। स्लोली बट फर्म, धीरे धीरे आगे बढ़ना लेकिन मजबूती के साथ आगे बढ़ने को कहते हैं स्टीडीली। लिटिल बाय लिटिल, स्लोली बट फर्मली, फर्म माने कस करके पकड़ना, धीरे धीरे लेकिन मजबूती के साथ, डगमगाना नहीं। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब होता है क्लियरिटी, क्लैरिटी माने होता है स्पष्टता, साफ कोई चीज दिखाई देती है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित होना। डिसएडवांटेज्ड, अनप्रिविलेज्ड, पुअर, नीडी, जो गरीब लोग होते हैं, जो जिनको बहुत ज्यादा किसी चीज की आवश्यकता होती है, जिनको किसी चीज का लाभ नहीं मिला, जैसे बेसिक एमिनिटीज होती हैं, रोटी कपड़ा और मकान की जो सुविधाएं होती हैं, मकान रहने की सुविधा, उसको उससे भी जो लोग डिप्राइव्ड होते हैं, नहीं मिलता है, उसको बोलते हैं डिसएडवांटेज्ड। और अंडर प्रिविलेज्ड, अंडर प्रिविलेज्ड या पुअर या नीडी या डिप्राइव्ड होना, कोई चीज का ना मिलना। तो ये सबका एक ही मीनिंग है। एब्सर्ड, एब्सर्ड का मीनिंग होता है मूर्खतापूर्ण। एब्सर्ड माने नॉट लॉजिकल, कोई जिसमें किसी बात का लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एब्सर्ड थिंग। व्हाट आर एन एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर का मतलब होता है ग्रैंड एंड ब्यूटीफुल, समथिंग विच इज वेरी बिग इन साइज, कोई जो साइज में बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, उसे कहते हैं ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर ऑफ द ताजमहल, ग्रैंड्योर ऑफ द राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन का वैभव, ताजमहल की भव्यता, वैभव, भव्यता, सुंदरता, शानदार है कोई चीज, तो उसे कहते हैं ग्रैंड्योर। तो यहीं पे अब हमारा आज का ये वीडियो खत्म होता है। Here ends the video and thank you for staying till the end. Thank you for watching the video. Keep learning, keep practicing. I hope you have enjoyed the video. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा किसी भी तरीके से। If this video helped you in any way, please like and subscribe the channel. Share this video with your friends. अगले जल्दी ही मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।